हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है। आपके क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पास बनते हैं, जो कि क्या है, फिक्स होते हैं। कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन, दो वर्ड्स आपके पास आए हैं। ठीक है, हेरिडिटी जिसमें आप पढ़ेंगे आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता क्या होती है, अगर हम बेसिक सी चीजें, बेसिक से एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे घर के। आनुवांशिकता क्या होती है, हमने कहा कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, आपने कहा होगा कि आप अपने मदर या आप अपने फादर या फिर आप अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के जैसे दिखते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन है और उससे आपको रिलेट किया जाता है कि आप जो है, चाहे आप दिखने में हो, आपके कुछ कैरेक्टर हो, आपके कुछ हैबिट्स हो। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपके अगर किसी से मैच हो रही हैं, तो ऐसा कैसे होता है, ये हम बात करें अपनी फैमिली मेंबर के बारे में। ठीक है, हमने कहा ऐसा कैसे होता है कि हमारे जो फीचर्स होते हैं हमारे मदर एंड फादर से क्या होते हैं, मैच होते हैं। ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसी के साथ हमने कहा कि जब हम देखते हैं कि हमारे कुछ कैरेक्टर मैच तो होते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर मैच नहीं होते, ऐसा नहीं होता, हम टू कॉपी हैं। तो जैसे कि अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि जब भी कोई जो जीव है वो नई संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। जब नई संतति उत्पन्न होती है तो वो किसके जैसे होगी, वो अपने सेम अपने पेरेंट जैसी होगी। ऐसा ही होता है। जैसे कि हमने क्या कहा, आपने कोई भी पौधा लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैंगो का जो बीज था उसे बोया। जब आपने वो पौधा देखा, वो पौधा था, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो पूरा क्या बन गया है, पेड़ बन गया है। अब उस पे क्या है, मैंगो लग रहे हैं, आम लग रहे हैं। आपने कहा सेम है, दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस पेड़ से आपने वो आम तोड़ा था और जिस बीज को आपने बोया था, जिस बीज से वो पेड़ बना, दोनों पेड़ में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिला। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या होता है, ये जो प्रोसेस होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी क्या होती है, हमने कहा 3 कैटेगरी में हम कहते हैं। हमने कहा प्लांट होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और माइक्रोब होते हैं। ये 3 कैटेगरी आती है हमारे पास लिविंग की। और हमने कहा लिविंग का जो फीचर है, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे लाइव प्रोसेसेस के, ज्या प्रक्रम की हम बात कर रहे थे, हमने कहा कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर होती हैं और वो बताती हैं कि वो क्या है, लिविंग है, वो जीवित है यहाँ पर। उनमें से एक आता है रिप्रोडक्शन। उनमें से क्या आता है, रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम कहें, तो हमने कहा कि यहाँ पर नए इंडिविजुअल बनते हैं पुराने से। यानी कि कोई क्या होगा, जो पेरेंट सेल होती है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उससे नए क्या बनते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये सब पे अप्लाई हो रहा है। आपने कहा प्लांट पे भी होगा, तो एनिमल पे भी होगा, तो माइक्रोब्स पे भी होगा। अब वैरी करता है कि यहाँ पर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। यहाँ पर लैंगिक है या अलैंगिक है, अलैंगिक है तो कौन से टाइप का पाया जा रहा है। ठीक है, वो अलग अलग वैरी करता है, लेकिन एट लास्ट रिजल्ट जो आपके पास आया, वो रिजल्ट क्या है, न्यू इंडिविजुअल हमारे पास बने हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, क्योंकि हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने अपना ही लिया था। हमने कहा कि हम जो है, हमारे जो फीचर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। इसका क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि हमने कहा जब रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, तो रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन एक टर्म पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन में आपने कहा कि क्या होता है, जो दो गैमीट होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, एक जो गैमीट है वो क्या होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आ गया है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझ पाएंगे। हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के। लैंगिक जनन में क्योंकि दो पेरेंट शामिल होते हैं, तो दो गैमेट भी बनेंगे। तो आपने कहा कि
आपके पास दो जो गैमेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि फीमेल दोनों ही फीमेल गैमेट हैं या दोनों ही मेल गैमेट है तब वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए जो केस होता है, जो कंडीशंस होती हैं, वो ये होता है कि दोनों अपोजिट होने चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। आपने कहा जब ये गैमेट बना तो इससे क्या होगा, फिर जाइगोट बना और जाइगोट से पूरे एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरी एक क्या होते हैं बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि हमने कहा जो न्यू बॉर्न हमारे पास आया है उसमें दोनों ही जगह से क्या है, कोई ना कोई चीज आई है, फीमेल से भी और मेल से भी। ठीक है, क्या चीज है वो थी, आपने कहा गैमेट। आपने कहा दोनों के गैमेट जब मिक्स हुए हैं तब आपके पास एक नई चीज आई है। इट मीन्स दोनों के कैरेक्टर उसमें होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो कैरेक्टर हैं वो कहाँ से हमें मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे कैरेक्टर हमें अपने ही पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर सारे कैरेक्टर मिलते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम क्या होंगे, 100% अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे। ठीक है, हमने कहा अगर सारे कैरेक्टर नहीं मिलते, क्योंकि हम 100% अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं, या जो सिबलिंग्स होते हैं वो 100% एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनका बिहेव एक जैसा नहीं होता है। हमने कहा कि अगर बिहेव एक जैसा नहीं है, अगर सारे कैरेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिल रहे हैं तो और कहाँ से मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सारे ही कैरेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। फिर हमने कहा कि क्या होता है अगर हमें सारे कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो वेरिएशन कैसे आती है। वेरिएशन एक टर्म्स आप इसमें पढ़ेंगे, यानी कि विविधता। हमने कहा हम सिबलिंग्स हैं। ठीक है, अब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सेम है। हमने कहा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की ही बात करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमने कहा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारा सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। हम हैं, आप हैं, आपके भाई या बहन हैं, आपके पेरेंट्स सेम हैं। अब आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। जेनेटिक मटेरियल आप इतना समझ लीजिए, हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारा फॉर्मेशन बेसिकली हुआ है गैमेट से। हमारे मदर और हमारे फादर के गैमेट के फ्यूजन से हमारा फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने कहा कि वो जो गैमेट, जिस गैमेट से हम बने हैं, जो दो गैमेट हैं जिन गैमेट से हम बने हैं वो सेम है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी सेम है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। हमारा जो फेस है वो मैच हो सकता है, कुछ हमारी हैबिट्स मैच हो सकती हैं, लेकिन हमें डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ तक कि हम बात करते हैं अगर ट्विंस की, अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब जेनेटिक मटेरियल का जो सोर्स है वो सेम है तो फिर भी वेरिएशन कैसे आ सकती है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। हमने कहा ऐसा तो नहीं था कि कोई चीज हमने बहुत साल पुराने, अगर आप कोई किसी चीज को पढ़ते हैं वो एज इट इज थी। जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग की, हम पढ़ते हैं आदि मानव के बारे में। अब आप देखेंगे आदि मानव जो है उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो फीचर्स हैं वो बहुत अलग थे उस टाइम पे, और अब बहुत अलग हो चुके। तो क्या हुआ, इन्होंने इवॉल्व किया है, कैसे इवॉल्व किया होगा, क्या चीजें वहां पर हुई होंगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें आप म्यूटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर के लास्ट का टॉपिक आता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इतना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या कोई भी एक पीढ़ी है उससे जो कैरेक्टर हैं वो दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं तो कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें करना क्या है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिसमें सबसे पहले आप आनुवंशिकता की बात करेंगे, फिर आप वेरिएशन की बात करेंगे। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ रूल्स हमारे पास आते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए होते हैं, जिसमें आप मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है किसमें, यहाँ पर जब आप बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ आपके पास कैरेक्टर्स आते हैं। उन सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स जो होते हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। जब रिप्रोडक्शन हुआ तो किस प्रकार के रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा क्योंकि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो आपने कहा जो ह्यूमन होता है ये होता है डिप्लॉयड, जिसे आप 2n भी लिखते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा,
जैसे कि हमारी बॉडी में हमने कहा, जो हमारी बॉडी में जो हमारी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ वर्ड्स को समझिए कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, अब ये वैरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है तो आप कहेंगे कि जो मैंगो का पेड़ होगा उसमें भी उतने ही होंगे, आप कहेंगे कि जो रैबिट होगा उसमें भी उतने होंगे। वैरी करता है, अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, अब हमने कहा अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो हम डिप्लॉइड कहलाएंगे। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास 23 क्रोमोसोम हो? तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि 23 क्रोमोसोम कम क्यों हुए? इसका भी एक रीजन होता है। हमारी बॉडी में दोनों सिचुएशन आती हैं, डिप्लॉइड वाली भी और हमारे पास आती हैं हैप्लॉइड वाली भी। हैप्लॉइड, इसे हम एन लिखते हैं। ठीक है, क्यों हाफ हुए क्रोमोसोम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा हमारी बॉडी में हमारी सारी सेल्स में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो 46 होगा, सिर्फ एक सेल के अलावा, और वो सेल होगी गैमीट। ठीक है, जिसे आप युग्मक कहते हैं। नॉर्मली हमारी सारी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अब होता क्या है, जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन आता है तो हमने पढ़ा था, 3 फेजेस पढ़े थे। हमने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपने का नया इंडिविजुअल बन कब रहा है? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, दोनों गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। हमने कहा जब भी रिप्रोडक्शन होता है हम 3 चरणों में रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है, यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था, फिर हम निषेचन की अवस्था पढ़ते हैं, फिर हम निषेचन के बाद की अवस्था पढ़ते हैं। आपके काम की चीज यहाँ पर है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें आप देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन को। ये जो गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, ये जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि पहले से ही गैमीट बने बनाए हैं। आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास 8 में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आप एडोलेसेंस के बारे में बात कर रहे थे, और आपने कहा था एडोलेसेंस वो एज होती है जहां पर आप देखते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ वहां पर होने लगती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रजनन योग्य जो जीव होते हैं वो वहां पर आप कह सकते हैं कि अब क्या है, यहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या हो रही है, आने लग गई है। ठीक है, इसी टाइम पर हमने क्या कहा था यहाँ पर कि जो चेंजेस होते हैं वहीं पर गैमेट का प्रोडक्शन भी शुरू होता है, उससे पहले गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा। ये भी वैरी करता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो आपने कहा कि जो फीमेल होती है जब वो अपने मदर के वूम में होती है वहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही बर्थ होगा, जैसे ही पार्चुलेशन होता है, वो जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। अब वो जो रुकी हुई प्रोसेस है वो कब होगी? जब यहाँ पर टीनेज की एज आती है, यानी कि जब क्या होगा, यहाँ पे किशोर अवस्था स्टार्ट होती है 12 से 13 वर्ष की उम्र में। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो प्रोसेस होती है वो शुरू ही 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। आप इतना मान के चलिए कि गैमेट का प्रोडक्शन कब होगा? जब किशोर अवस्था स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जब गैमेट का प्रोडक्शन होता है तो आपने कहा जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में क्या हो गया है? वैसे तो नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर था वो 46 था, लेकिन जब गैमेट बने, अब गैमेट के एक प्रकार की सेल हमारी बॉडी में बन रही है, वहां पर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है और अब सिर्फ 23 क्रोमोसोम हमारे पास रह जाते हैं उस एक सेल में, उस एक गैमीट में। ये दोनों में होगा, मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। हमने कहा जब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो उसे आप कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन, जिसे आप 2n से इंडिकेट करते हैं, जिसे आप क्या करते हैं? 2n से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और अगर हमने कहा कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा तो उसे आप हैप्लॉइड कहते हैं, जिसे आप एन से इंडिकेट यहाँ पर करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर तो अब हम बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है। उससे पहले आप कुछ चीजों को यहाँ पे नोट कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों हुए हैं। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि नॉर्मली हमारे सेल में अगर नॉर्मल सेल है तो हमारे सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। अब जब गैमीट का फ्यूजन होगा, जब हमने कहा गैमीट का फ्यूजन होता है तो ये है मेल गैमीट, ठीक है, ये है मेल गैमीट। और सेकेंड हमारे पास आती है फीमेल गैमीट। अगर मैंने कहा कि गैमेट जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ, अगर मैं कहूँ कि इसमें 46 क्रोमोसोम है और इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वो ऐड हो जाएंगे। तो आपने कहा कि जो सेल आपके पास आएगी, आपके पास कितनी सेल आई, 46 क्रोमोसोम प्लस 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और हमने कहा नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या होगी, अब नॉर्मल सेल होगी। इसके इससे मतलब इसका मतलब क्या होगा कि इससे कोई जो इंडिविजुअल है वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 46 क्रोमोसोम ही चाहिए। तो हमने क्या बात की है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अगर वो हाफ होगा, तो आपने कहा मेल गैमेट है उसमें भी 23 क्रोमोसोम है और फीमेल गैमेट है उसमें भी 23 क्रोमोसोम है। अब जब ये मिले तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, 23 प्लस 23 और आपके पास क्या आएंगे, 43 क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है। आपके पास एक नॉर्मल सेल आती है जो कि क्या होगी, एक नए इंडिविजुअल में क्या होगी, ग्रो होगी। अब क्लियर है कि क्यों यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, ठीक है। ये तो बात हुई यहाँ पर किसकी, अब आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर आपसे कहा जाए कि हमने कहा कि जो सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग हमारे पास क्यों आता है, क्यों है, क्योंकि क्योंकि आपने कहा कि कुछ जो हाफ क्रोमोसोम है वो आपके फादर से आए हैं और हाफ क्रोमोसोम जो है वो आपकी मदर से आपके पास आए हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। अगर यही हम बात करें यहाँ पर अलैंगिक जनन की, और अलैंगिक जनन में हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि रोज, हम सभी क्या करते हैं, रोज की टहनी को लगाते हैं। हमने सिंपली क्या किया, रोज की टहनी को काटा और उसे आपने मिट्टी में लगा दिया, उसी से एक नया प्लांट ग्रो हो गया। वहां पर जो पेरेंट थे, जो नंबर ऑफ पेरेंट होगा क्योंकि एक ही था, तो आपने कहा कि यहाँ पे वैरायटी नहीं आएगी। वैरायटी क्यों आएगी, जब आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स करेंगे। हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हमने कहा आपने दो अलग अलग कलर लिए और जब आप मिक्स करते हैं तो आपके पास तीसरा कलर यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि व्हाइट और आप क्या करते हैं, रेड को अगर मिक्स करते हैं तो आपके पास पिंक कलर आ जाता है। आगे जाके हमारे पास यही एग्जाम्पल आता है जो कि एज अ एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि सोर्स अलग अलग है, तो हमने कहा यही रीजन होता है बहुत सारे चीजों का, जैसे कि आप कह सकते हैं वेरिएशन का। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम होते क्या हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब हम बात करेंगे डीएनए, क्रोमोसोम और जीन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले डीएनए के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ये किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, आपने कहा कि ये पेंटोज शुगर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। पेंटोज शुगर क्या है, ये आप तब पढ़ेंगे जब आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़ा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और जब आप देखेंगे कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उनकी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज से मिलकर के बने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की चेन से मिलकर के बने हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए, सो क्लास हमने कुछ टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके अलावा भी हमारे पास और टर्म्स आते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।